साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज हम 34वें क्लास की तरफ बढ़ चले हैं, ठीक है, जिसमें यूपी स्पेशल और हिंदी चल रहा है। जान ही रहे हैं हिंदी के प्रश्न भी होते हैं साथ साथ में। हिंदी के जो प्रश्न हैं वो प्री और मेंस दोनों के लिए हैं। जीएस भी प्री और मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। बस मेंस में थोड़ा सा स्तर अलग हो जाता है जीएस का, ठीक है। बाकी हिंदी का तो वही रहता है, ठीक है। हिंदी क्योंकि बाहर से तो आती नहीं है। हिंदी के 6 टॉपिक हैं जो पीटी में आते हैं और 5 टॉपिक मेंस में आते हैं। सिर्फ पर्यायवाची नहीं आती है मेंस में, बाकी तो सारे आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यूपी स्पेशल चल रहा है, तीसरा दिन है आज, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ढोला लोकगीत कहाँ लोकप्रिय है? आगरा, मेरठ में। आगरा में और मेरठ में ढोला लोकगीत जो है लोकप्रिय है। अगला है, आला किधर लोकप्रिय है? तो महोबा में, रशिया बरसाना में, कजरी मिर्जापुर और बनारस में, बिरहा पूर्वांचल में, देवा जो है बाराबंकी में, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में, ठीक है। कजरी मेला कहाँ लगता है? तो कजरी मेला आपका महोबा में लगता है। नकटौरा नृत्य कहाँ होता है? तो नकटौरा नृत्य जो है प्रसिद्ध है पूर्वांचल में। सैरा लोक नृत्य जो है किधर प्रसिद्ध है? मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। क्या? सैरा लोक नृत्य। और सैरा लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड में भी प्रसिद्ध है। मिर्जापुर, सोनभद्र और बुंदेलखंड, ये तीनों क्षेत्रों में जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लठमार होली मनाई जाती है। तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में मनाई जाती है, ठीक है, सब कोई जानता है। अगला है, कर्मा लोक नृत्य है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो सोनभद्र का है, ठीक है। खरवार जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। ये नृत्य जो है खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, सोनभद्र क्षेत्र है इसका। कार्तिक लोक नृत्य है। तो कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का, ठीक है। घड़ा नृत्य कहाँ का है? तो घड़ा नृत्य है ब्रजभूमि से संबंधित है। घोड़ा नृत्य जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। तो घड़ा अगर आए प्रश्न में तो ब्रजभूमि, और घोड़ा आए अगर तो बुंदेलखंड, ठीक है, दोनों में अंतर है। कठफोड़वा नृत्य कहाँ का है? तो कठफोड़वा नृत्य है आपका मांगलिक अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। सौरा नृत्य कहाँ है? तो सौरा नृत्य मनाया जाता है आपका फसल काटने के अवसर पर। राई नृत्य आपका कहाँ कब मनाया जाता है? तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। तो नृत्य वाले जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से सारे कवर हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगला है चौलार नृत्य। तो चौलार नृत्य जो है अच्छी वर्षा जल के लिए किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सही मिलान के लिए आ जाता है या पूछ लेगा कि अच्छी वर्षा के लिए, अच्छी वर्षा जल के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो चौलार नृत्य, ठीक है। धुरिया नृत्य पूछा गया है कई बार। तो ये कहार जाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, मतलब किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। दीपावली नृत्य होता है अहीर जनजाति द्वारा, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। धोबिया नृत्य होता है धोबी समाज के लोगों द्वारा विवाह एवं पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है, यह पूर्वांचल क्षेत्र है इसका, ठीक है, धोबिया नृत्य। जोगनी नृत्य अगर आ जाए पूछा जाए तो जोगनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, इसका क्षेत्र अवध है, ठीक है। डेडिया नृत्य किया जाता है श्री राम के रावण विजय की खुशी में अवध क्षेत्र में, ठीक है। इन दोनों नृत्य को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि हाल ही में अभी दीपावली भी थी, ठीक है, रामनवमी भी हुई, विजयदशमी भी हुई, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। चौला नृत्य का कहाँ होता है? तो चौला नृत्य होता है सोनभद्र क्षेत्र है इसका। ये अत्यधिक कृषि फसल उत्पादन के लिए मनाया जाता है, ठीक है, ये नृत्य मतलब किया जाता है। अगला है डडी ठडिया नृत्य। ठडिया नृत्य जो है किया जाता है पुत्र के मांगलिक अवसर पर। पुत्र के मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य? ठडिया नृत्य किया जाता है। क्षेत्र क्या है इसका? सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के आहिरों द्वारा दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े या कलश अथवा थाली में रखकर उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर दीप नृत्य किया जाता है? तो यह किया जाता है बुंदेलखंड में, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र है। यह आहिरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। सर पे थाली या घड़े या कलश के ऊपर जो है जलाकर दीपों को नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसको दीप नृत्य कहते हैं,
बुंदेलखंड क्षेत्र है इसका। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना का शुभारंभ 20 मार्च 2021 को गोरखपुर से किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पर्यटन योजना हेरिटेज आर्क। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। हेरिटेज आर्क में शामिल जिले कौन कौन से हैं? आगरा, लखनऊ और वाराणसी, ये तीनों जिले शामिल हैं। चौथा ऑप्शन में कोई और दे देगा और पूछ लेगा, ठीक है, कि कौन शामिल नहीं है। तो आगरा है, लखनऊ है और वाराणसी है, ये तीनों है हेरिटेज आर्क में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? तो राज्य ललित कला अकादमी आपकी लखनऊ में है। 8 फरवरी 1962 की इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 8 फरवरी 1962 को। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी आपका लखनऊ में है। 1975 को इसकी स्थापना होती है। रंगमंडल स्थापना, तो रंगमंडल की स्थापना कहाँ होती है? लखनऊ में होती है 1888 में, सॉरी 1988 में। कब? 1988 में, लखनऊ में। अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी आपकी लखनऊ में है। 13 नवंबर 1963 की इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1988 से 1989 में होती है। 89 है, ठीक है, 89 है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो अकादमी दी गई हैं, इन अकादमी को ज़रूर सब याद करते चलिएगा, क्योंकि अकादमी सही मिलान के लिए आता है। ठीक है। अगला है अयोध्या शोध संस्थान, यानी जिसे तुलसी स्मारक भवन में जो स्थित है, वो कहाँ है? तो वो अयोध्या में है। 18 अगस्त 1986 को इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान आपका कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना होती है 1990 में। ठीक है। अगला है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, तो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान है आपका लखनऊ में। 1996 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पटेल लोक संस्कृति संस्थान कहाँ है? तो पटेल लोक संस्कृति संस्थान आपका है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा। अगला है पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। देखिए, पर्यटन विभाग और विकास निगम दोनों में अंतर होता है। ठीक है, विभाग और निगम में अंतर होता है। तो अगर पूछा जाए पर्यटन विभाग की स्थापना तो 1956 में, और अगर पर्यटन विकास निगम की स्थापना पूछे तो 1974 में। अगला है पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया। नवीनतम पर्यटन नीति कब बनाई गई? तो नवीनतम पर्यटन नीति 2023 में। ठीक है। अगला है लोक वाद्य यंत्र ढोलक को भौगोलिक संकेतक कहाँ मिला है? तो अमरोहा जिला जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, वहीं का जो है लोक वाद्य यंत्र जो है ढोलक को जीआई टैग मिला है। ठीक है। अगला है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में काशी, काशी किस में शामिल है? तो काशी अमूर्त धरोहर में शामिल है। किसमें? अमूर्त धरोहर में। अगला है 30,000 तीर्थों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 30,000 तीर्थों की भूमि नैमिषारण्य को कहा जाता है। किसको? नैमिषारण्य को। अगला है भारत का प्रथम मंदिर जिसमें शिखर का निर्माण किया गया है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है जिसमें शिखर का निर्माण किया गया है, तो यह है आपका ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में। ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा ट्रिकी कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड परिपथ को या कॉरिडोर में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बुंदेलखंड कॉरिडोर में शामिल हैं बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। ठीक है, ये जो है 5 जगहें हैं, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा बुंदेलखंड परिपथ में शामिल है। ठीक, अगला है अवध परिपथ में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अवध परिपथ में शामिल हैं लखनऊ, देवा शरीफ, नैमिषारण, अयोध्या। ठीक है, इन सबको याद करते चलिएगा। अगला है कहाँ से पाषाण उपकरण के साथ साथ अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लोहद नाला से, जो बेलन घाटी में है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुई है।
अगला है अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है, तो अमीर खुसरो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पटियाली में मनाया जाता है। कहाँ? पटियाली। अगला प्रश्न है संधव स्थल चांदीपुर, कौन सा स्थल? चांदीपुर। उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में है बिजनौर जिले में। चांदीपुर बिजनौर जिले में है, ये संधव स्थल है। अगला है जैजाक भुक्ति का संबंध है, तो जैजाक भुक्ति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड से है। अगला है बहू बेगम का मकबरा स्थित है, तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में। अगला है दर्शनीय स्थल सालखन जीवाश्म उद्यान किस स्थान पे है? तो सालखन जीवाश्म उद्यान है आपका सोनभद्र में। कहाँ? सोनभद्र में, याद कर लीजिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? तो उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पुरातात्विक स्थल गढ़वा से कुमारगुप्त के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का 1 शिला अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। किसमें? प्रयागराज जिले। अगला है उत्तर प्रदेश में गोविंद देव मंदिर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में गोविंद देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो वृंदावन में स्थित है। कहाँ? वृंदावन में। अगला है वास और टेम्पा नामक चित्रकला की 2 शैलियाँ किसने शुरू की, बाद में जो लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई? तो वास और टेम्पा ये शैलियाँ हैं चित्रकला की, जो कि किसने शुरू की और बाद में जो लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई? तो असित कुमार हलदार ने इसको शुरू की, ये बंगाल के थे। ठीक है, ये बाद में ये शैली लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल, ये चित्रकार हैं, का संबंध किस जिले से है? तो गोरखपुर जिले से है। अमृता शेरगिल का संबंध गोरखपुर जिले से। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं व्यक्ति विशेष वाले। अगला प्रश्न है हमारा किस्सा राधा कन्हैया, ये जो है किसने लिखा है? तो किस्सा राधा कन्हैया लिखा है वाजिद अली शाह ने। ठीक है, अगला है मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था आपका आगरा। कौन सा था? आगरा था। अगला है बेगम अख्तर जो गज़ल लिखते हैं किस घराने से है? तो बेगम अख्तर हैं लखनऊ घराने से। किस में घराने से? लखनऊ घराने से। अगला है चर्चा में रहे भीमसेन जोशी एवं प्रभा अत्रे किस घराने से हैं? तो भीमसेन जोशी और प्रभा अत्रे ये दोनों किराना घराने से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहे। अगला है राम बारात उत्सव मनाया जाता है, तो राम बारात उत्सव मनाया जाता है आपका आगरा में। कहाँ? आगरा में। आद्य नगरीय स्थल कहाँ है? तो आद्य नगरीय स्थल आपका कौशाम्बी में है। कहाँ? कौशाम्बी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काशी का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो काशी का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे? अथर्ववेद में। ठीक है, अगला है जयचंद वाला चंदावर वर्तमान में किस जिले में है? तो जयचंद वाला चंदावर जो है वो वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में है। कहाँ? फिरोजाबाद जिले में। अगला है उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है, तो उदयन की जो वास दत्ता कथा है वो किससे संबंधित है? तो कौशाम्बी जिले से संबंधित है। अगला है जल विहार, जल विहार बुंदेलखंड में है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो बटेश्वर मेला लगता है पश्चिमी अंचल में। शुक्रताल का मेला, शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है? तो मुजफ्फरनगर में लगता है। कहाँ? मुजफ्फरनगर। अगला है किस ऋषि का जन्म एवं कर्मस्थली बलिया माना जाता है? तो भृग ऋषि का जन्म और कर्मस्थली बलिया माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुचर्चित फिल्म नदिया के पार का फिल्मांकन किस जिले और नदी के किनारे हुआ था? तो ये तो जौनपुर जिले में शई नदी के किनारे। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आयोग के प्रश्नों की प्रकृति को हम नहीं समझते हैं कि वो किस तरह के प्रश्न बना सकता है, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न वो बना देता है। अगला है गंगौर मेला, गंगौर मेला कहाँ लगता है? तो गंगौर मेला आपका आगरा में लगता है। कहाँ? आगरा में। गढ़गंगा मेला लगता है आपका गढ़ मुक्तेश्वर में। कहाँ? गढ़ मुक्तेश्वर में। तरकुलहा मेला, तरकुलहा मेला कहाँ लगता है? तो गोरखपुर में लगता है। देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? तो देव दीपावली उत्सव होता है आपका वाराणसी में। अब तो बहुत सारे शहरों में होने लगा है, जैसे प्रयागराज में भी देव दीपावली होने लगी है। ठीक है, चैती, चैती आप क्या है? तो चैती एक मौसमी गीत है। क्या है? मौसमी गीत।
सोहर संस्कार गीत है, रसिया ब्रज का लोकगीत है, ठीक है। और कजरी जो है, कजरी आपका विवाह और मौसमी गीत है, ठीक है। इन गीतों के बारे में जो है जरूर याद कर लीजिएगा। चैती मौसमी गीत है, सोहर संस्कार गीत है, रसिया ब्रज का लोकगीत है और कजरी जो है विवाह और मौसमी गीत है, ठीक है। क्योंकि सही मिलान को ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जीएस का प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं, ठीक है। हिंदी में वाक्यांश चल रहा है, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का, कम बोलने वाला। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अल्पभाषी और मितभाषी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो दोनों में से एक टिक कर दीजिएगा, अल्पभाषी या मितभाषी। कम बोलने वाला जो नफा तुला व्यय करता हो, भोजन नहीं व्यय करता हो, तो जो नफा तुला व्यय करता है उसके लिए मित व्ययी शब्द होता है। कौन सा? मित व्ययी। मरने की इच्छा मुमूर्षा, और अगर वो कोई मरने की इच्छा करने वाला हो, ठीक है, तो उसको मुमूर्ष बोलेंगे। यानी कर्ता जो है, यानी कोई मनुष्य जो है मरने की इच्छा करने वाला मनुष्य हो तो उसको मुमूर्ष कहेंगे। मोक्ष की इच्छा, तो मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुमुक्षा। अगर कोई मोक्ष की इच्छा करने वाला हो तो उसको मुमुक्षु कहेंगे। क्या कहेंगे? मुमुक्षु। तैर कर पार करने की इच्छा, तो तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा होता है। अगर करता हो कोई, यानी तैर कर पार करने की इच्छा करने वाला, तो उसके लिए शब्द हो जाएगा तितीर्षु। क्या हो जाएगा? तितीर्षु। मोक्ष पाने की इच्छुक के लिए भी तितुर्ष होगा, ठीक है। मोक्ष पाने के लिए इच्छुक के लिए भी तितीर्षु शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला है जीतने दमन करने की इच्छा, उसको बोलेंगे जिगीषा। क्या बोलेंगे? जिगीषा। अगर करता हो तो जिगीषु हो जाएगा, ठीक है। यानी जीतने या दमन करने की इच्छा करने वाला के लिए जिगीषु। पहाड़ का ऊपरी भाग के लिए शब्द होगा आदित्य का। क्या हो जाएगा? आदित्य का। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि भी आदित्य का कहलाती है, ठीक है। अगला है पर्वत के नीचे या पास की समतल भूमि। अभी ऊपर की बताया, तो पर्वत के नीचे या पास की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका। पर्वत के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत की भूमि को, बीच की भूमि को अपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? अपत्यका, ठीक है। तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। अगला है जिसका विभाजन ना किया गया हो, तो जिसका विभाजन ना किया गया हो के लिए एक शब्द हो जाएगा अविभक्त। क्या हो जाएगा? अविभक्त। जिसका विभाजन ना किया जा सके, अब ना किया जा सके के लिए क्या शब्द हो जाएगा? अविभाज्य, ठीक है। यानी जिसका विभाजन ना किया गया हो अविभक्त, जिसका विभाजन ना किया जा सके वो अविभाज्य, ठीक है। अगला प्रश्न है जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों, तो जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों अखंडित। कौन सा शब्द हो जाएगा? अखंडित। जो पढ़ा ना गया हो, तो जो पढ़ा ना गया हो के लिए शब्द हो जाएगा अपठित। कौन सा शब्द? अपठित। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए शब्द हो जाएगा अपत। कौन सा शब्द? अपत। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, तो किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाएगी? अनुमोदन। क्या कहलाएगी? अनुमोदन। अगला है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, तो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसे अध्याहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्याहरण। क्या कहते हैं? अध्याहरण, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है निष्फल ना होने वाला। निष्फल ना होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अमोघ। क्या हो जाएगा? अमोघ। अगला है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए शब्द हो जाएगा अजर। क्या हो जाएगा? अजर। जर मतलब होता है बुढ़ापा, अजर मतलब बुढ़ापा क्या ना होना। अगला है जल थल दोनों में रहने वाला। जल थल दोनों में रहने वाले को शब्द क्या हो जाएगा? जल भूमियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल भूमियाँ। जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो के लिए एक शब्द हो जाएगा त्याज्य। क्या हो जाएगा? त्याज्य। जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो के लिए क्या शब्द हो जाएगा? त्यक्त, ठीक है। त्याज्य और त्यक्त में यही अंतर है। अगला है जिसे करना बहुत कठिन हो। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए शब्द हो जाएगा दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर।
जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो। तो ऐसा कोई मार्ग जिससे पार करने में दुखमय प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ्य कहेंगे, दुर्लभ्य। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द हो जाएगा दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए शब्द हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन है। आराधित मतलब समझ रहे हैं, मतलब जिसके आराधना करना कठिन हो या जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, उसको एक शब्द में कहेंगे दुराराध्य, दुराराध्य। अगला है पत्रों को दूर तक पहुंचाने का कार्य। तो पत्रों को दूर तक पहुंचाने का कार्य क्या हो जाएगा? डाक सेवा। क्या हो जाएगा? डाक सेवा। ठीक है। अगला है घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले के लिए शब्द होगा डाकिया। क्या होगा? डाकिया। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। तो ऐसा कोई बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए शब्द हो जाएगा दुर्वाह। क्या हो जाएगा? दुर्वाह। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो। तो जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो के लिए शब्द हो जाएगा दुर्दृष्ट। क्या हो जाएगा? दुर्दृष्ट। अगला है दुष्ट उद्देश्य या बुरे उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश। उसको क्या कहेंगे? दुराभिसंधि कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। क्या कहेंगे? दुराभिसंधि। ठीक है, क्या कहेंगे? दुराभिसंधि। अगला प्रश्न है वह बात या कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो। तो ऐसी कोई बात है या कथा है जो जनसाधारण में प्रचलित हो, तो वो है किंवदंती। उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? किंवदंती। ठीक है। अगला है परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कथा। परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कथा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुश्रुति या अनुश्राविक। क्या हो जाएगा? अनुश्रुति या अनुश्राविक। ठीक है। तो ये रहा हमारा हिंदी के प्रश्न। उम्मीद है आपको जीएस और हिंदी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए। आज हमारा 34वां लेक्चर था, जैसे जानते ही हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।